नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित रेडार आज आपका आपके अपने चैनल रेडार डेली अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हो दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मैथ प्रैक्टिस बैच की क्लास नंबर 10। ठीक है। और ये क्लास जो है ये है जो अभी रेलवे एनटीपीसी के जो एग्जाम में क्वेश्चन जो आए हैं ना, उन क्वेश्चनों को मैंने लिया है। तो बड़े बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है और अच्छे हैं और ज़्यादा हार्ड है नहीं, लेकिन है कुछ कुछ है। वो सभी क्वेश्चन मैं आज करवाने वाला हूँ, आप देखोगे। 2 3 4 क्लास बनेगी इनकी। ठीक है। सभी क्वेश्चनों को मैं आधे एक घंटे की वीडियो जो भी है, 45 मिनट की वीडियो जितनी भी होती है हमारी, उसमें मैं कंप्लीट कर दूंगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शुरू करते हैं। और ये सेम टू सेम क्वेश्चन है। ये है क्या नाम है, 9 तारीख का पेपर है और फ्रेज 4 का है ये। ठीक है। फ्रेज 4 में के अंदर ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन है राम और दीप्ति में प्रत्येक ने 8,000 की राशि 30% चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 2 वर्षों की अवधि के लिए निवेश किया। मतलब राम और दीप्ति ने 8,000 की राशि 30% ब्याज की दर से दो जगह पर मतलब दोनों ने निवेश किए 2 वर्षों के लिए। राम के लिए ब्याज की गणना राम के लिए ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज है। मतलब ये तो जो चक्रवर्ती ब्याज है इसका 30% है सालाना, ये बोल रहा है। जबकि दीप्ति के लिए ब्याज की गणना 8 महीने मतलब 8 मासिक चक्रवर्ती ब्याज पर आधारित है। तो 2 वर्षों की अवधि के अंत में दीप्ति को ब्याज के रूप में राम की तुलना में कितनी राशि अधिक प्राप्त होगी, ये बात कही गई है। मतलब राम तो पूरी 1 साल पे ले रहा है ब्याज और ये ले रही है 8 महीनों पे ब्याज। ठीक है। तो अब शुरू कर देते हैं हम। पहले राम का निकाल लेते फिर दीप्ति का निकालते हैं। देखो भाई, राम का निकाल लेते हैं हम। आर लिख दिया मैंने राम के लिए। ठीक है। राम ने कितने रुपए लगाए? 8,000 रुपए लगा दिए राम ने। ठीक है। राम ने 8,000 रुपए लगाए। मैं अपने तरीके से करता हूँ भाई, वो 2 डंडी खींचने वाला, तो 2 वर्षों के लिए मैं 2 डंडी खींच लेता हूँ। ठीक है। और ये सालाना लगा रहा है 30% की ब्याज से, तो 30 को हम 30/100 कर लेते हैं। ठीक है। 30/100 करके इसको काट लेते हैं तो कितना आएगा? 3/10। ये है हमारा सालाना ब्याज। मतलब 1 साल में कितना ब्याज देना पड़ेगा 3/10 के हिसाब से। तो 8,000 का 3/10 निकालेंगे तो 8,000 का 3/10 करके देख लो। यहाँ पर 3/10 करोगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 8 या 24, मतलब इसका 2400 आएगा पहले वर्ष। दूसरे वर्ष भी कितना आएगा? 2400। और दूसरे वर्ष में इस पे भी ब्याज लगता है चक्रवर्ती का, तो 2400 का फिर से 3/10 निकाल लेते हैं तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 24 कितना होता है? 72 और 1 0 720। ठीक है। तो राम का टोटल जो ब्याज है वो कितना है? 24 दूनी 4800, 4800 और 720, 4800 और 720 मतलब कि 5520 रुपए का हो गया टोटल ब्याज इसका। ठीक है ना। 5500 नहीं, 4800 और 700। हाँ ठीक है, 5520 रुपए इनका सभी का जोड़ होगा। देखो राम का ब्याज कितना मिला? राम को मिला है 5520 रुपए। अब करते हैं बात हम किसकी? दीप्ति की। दीप्ति के लिए हम क्या ले लेते हैं? डी ले लेते हैं। ठीक है। डी ले लेते हैं दीप्ति के लिए। इसने भी कितने रुपए लिए हैं? 8,000 रुपए लिए। ठीक है। इसने भी 8,000 रुपए लिए, लेकिन इसका वार्षिक ब्याज जो है वो सालाना नहीं है, इसका है 8 महीने पे। मतलब कि 12 वर्ष पे तो कितना मिल रहा है? 30%। एक महीने पे ना, 12 महीनों में कितना मिल रहा है ब्याज? 30। तो एक महीने में कितना मिलेगा? 30/12। और इसने कितने महीने पे लेना? 8 महीने पे लेना, तो इंटू में 8 कर दो। ठीक है। ऐसे निकालते हैं 8 महीनों का। तो इससे जो कटता है वो काट दो। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 3 ढाई 30, और टोटल कितना आ जाएगा इसका? गुणा होके 10 दूनी 20। ठीक है। तो इसका आ जाएगा 20% ब्याज ले रहा है ये। ठीक है। ये ले रही है 8 महीनों में। तो 2 साल के अंदर कितने महीने होते हैं? 24 महीने होते हैं। और ये 8 महीने पे एक बार ले रही है, तो 8 तिया 24, मतलब इसको 3 बार ब्याज मिलेगा। इतनी बात समझ में आई? ये वर्ष है। ठीक है। ये रेट है आर %। ठीक है। ये रेट निकाला हमने, ये वर्ष निकाला कितना है, ये हमने रेट निकाल लिया। ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि भाई रेट तो है हमारी 20। देखो मैं रेट का रंग बदल देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है। रेट तो है 20% के हिसाब से मिलेगा, और वर्ष कितना निकल के आया इसके पास? 3 वर्ष निकल के आए हैं।
भाई 8 महीनों पे ले रही है ना, तो 2 साल के अंदर कितनी बार ले लेगी ब्याज? 3 बार ले लेगी। अब वही डिजाइन में तैयार करता हूँ। यहाँ मैं हर बार उसमें 2 वर्षों के लिए 2 डंडी खींचता हूँ, 3 वर्षों के लिए मैं 3 डंडी खींचता हूँ। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? 20% आया, 20% को क्या करता हूँ मैं? 20% को वही उसमें तोड़ लेता हूँ, 20/100 कर देता हूँ। ठीक है, आप सभी को पता है 20/100 कर दिया। इसको ये काटा और ये किससे कट जाएगा? 5 मतलब 1/5 पे कट जाएगा। ठीक है, 1/5 पे कट जाएगा। अब जो भी निकालना है वो हम पर साल, मतलब 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? वो 1/5 मिलेगा। 8,000 का 1/5 कितना होता है भाई? 8 ना, हाँ 8,000 का 1/5 कितना होता है? ये 5 एकम 5 और 5×30 0 0 1600 रुपये। तो पहले वर्ष इसको 1600 रुपये मिले, दूसरे वर्ष भी इसको 1600 रुपये मिले और तीसरे वर्ष भी इसको 1600 रुपये मिले। ठीक है, पहले वर्ष इसको 1600 मिले, दूसरे वर्ष 800 पे तो 8,000 पे तो 1600 मिले, लेकिन 1600 पे भी इसको ब्याज मिलेगा। 1600 पे 1/5 करेंगे हम, 1600 का 1/5 करेंगे हम, तो कितने पे कट जाएगा भाई? 5 या 15, 5 दूनी 10, मतलब कि 320। तो इस पे मिलेगा 320। ठीक है, तीसरे वर्ष की बात करते हैं। तीसरे वर्ष की बात करते हैं तो तीसरे वर्ष पे 800 पे तो 8,000 पे तो 1600 मिल गया 1/5। इस पे और ब्याज मिलेगा, तो इस 1600 पे ना, इस पे जो ब्याज मिलेगा भाई, तीसरा वर्ष है ना, इस पे जो ब्याज मिलेगा वो 320 ही मिलेगा ना, तो यहाँ 320 आ जाएगा। अब तीसरा वर्ष है तो इस पे तो मिलेगा, इस पे भी मिलना चाहिए, तो इस पे भी 320 ही मिलेगा। ठीक है, अब किस पे मिलना चाहिए? अब इस पे मिलना चाहिए भाई, दूसरी वर्ष का ये है ना, तो इस पे भी मिलना चाहिए। तो 320 का भी 1/5 करके देख लेते हैं हम। 320 का 1/5 करेंगे तो 5×30 520। ठीक है, 5×30 520 तो आ जाएगा 64। ठीक है, अब ये जो इसका ब्याज बन गया, ये सारा ब्याज आ गया है निकल के, कितना आया है देख लो भाई। ये सारा जोड़ देंगे ना हम, ये हो जाएगा इसका ब्याज। तो 16 में 16 16 दून 32 16 48, तो 4800 रुपये तो ये हो गए इसके। कहाँ लिखूँ मैं? यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, 4800 रुपये तो इसके ये हो गए। ठीक है, फिर ये होंगे 300 300 900 ना, 300 300 600 900 930 रुपये ना, 960 रुपये 960 रुपये ये हो गए। तो 960 रुपये ये हो गए, प्लस में 64 रुपये और, प्लस में 64 रुपये और, तो 64 रुपये और लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो इनको सभी को जोड़ेंगे हम, इनको सभी को जोड़ेंगे 4800 और 900, 4800 और 960 कितना बनेगा भाई? देखो भाई, 4800 960 और 64, टोटल कितना आएगा? 4 6 दूनी 12 का 2 0 1 18 और 5, कितना आया भाई? 5824 रुपये आए। ठीक है, देखो 5520 रुपये कितने किसको मिले? राम को मिले, और 5824 रुपये किसको मिले? इसको दृप्ति को मिले। ठीक है, तो 5824 में से 5520 घटाएंगे हम, तो कितना बचेगा? 403, 304 रुपये के इसको दृप्ति को क्या मिलेंगे? फालतू मिलेंगे। ठीक है, 320 रुपये ना, 304 रुपये दृप्ति को क्या मिले? फालतू मिले। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व कर लेंगे। आपको कैसे लगी? ये समझ में आया नहीं आया? पहला ही क्वेश्चन बहुत ही लेंथी था। ठीक है, तो ऐसे था बस, ज़्यादा कुछ है नहीं। इसको जल्दी भी किया जा सकता है। ठीक है, जब आपकी स्पीड बन जाएगी तो ये 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा वैसे। ठीक है, 1 मिनट या थोड़ा फालतू भी ले सकता है, क्योंकि कई क्वेश्चन लेंथी होते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन की बात करते हैं। कविता ने 4000 की एक धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज से 2 वर्षों के लिए बैंक में जमा की। कविता है कोई, उसने 4000 की कोई धनराशि है, 6% वार्षिक साधारण ब्याज के लिए 2 वर्षों के लिए जमा की। 2 वर्ष के बाद कविता को प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अब ये बोल रहा है कि 2 वर्षों के बाद उसको मिला कितना, ये पूछा है सीधा सीधा। देखो इसके पास मूलधन कितना है? 4000। इसको शॉर्टकट ये देखो, मूलधन गुणा दर गुणा समय करके ब्याज निकाल लेंगे, ब्याज को इसमें जोड़ देंगे, हो जाएगा। लेकिन
मैं बताता हूँ इसको शॉर्टकट, मतलब जल्दी करना। पहले मूलधन लिखो सीधा का सीधा, ठीक है। मूलधन है 4,000 रुपये, ब्याज इसको कितना मिल रहा है 6.25, ठीक है। तो 2 वर्षों के लिए कितना मिलेगा भाई, 6 दूनी 12, 12.50 मिलेगा ना इसको। तो 12.50, 12.50, ठीक है। 12.50 इसको क्या मिला, पूरा मिला। पॉइंट इसको हटा के हम नीचे 100 भेज दे उसका पॉइंट हटा के, ठीक है। और देखो 4,000 का है, 4,000 का 2 साल के लिए कितना हो जाएगा, 12.50 हो जाएगा। बटे में 100 होता है, ठीक है। ये तो इस पॉइंट का 100 है, इनटू में बटे में एक और 100, ठीक है। बटे में एक और 100, ठीक है। इतना समझ में आ गया, 12.50। अब जो निकल के आएगा ना वो सीधा ब्याज निकल के आएगा, ठीक है। नहीं, ब्याज नहीं निकल के आएगा। अभी एक चीज और करना है। देखो 12.50 आया है, हम इसको क्या कर देते हैं, मिश्र धन प्राप्त करने के लिए सीधा 112.50 कर देते हैं। तो 112.50 कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, सीधा ही आंसर निकल के आ जाएगा। अब बस काटना बचा और कुछ भी नहीं बचा है। 4 जीरो को ऊपर वाले 4 जीरो से काट देते हैं, ठीक है। और जो बाकी बचा है उसको गुणा कर देते हैं। 520 का जीरो, 2 ऊपर सिफर, 5 दूनी 10, ना 4 दूनी 8 और 2 10 का जीरो, सिफर 1, 4 1 5 और 4, तो 4500 रुपये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, देखो इसको डबल किया। डबल कितना आया, 12.50। 12.50 नहीं लिख के मैंने सीधा क्या निकाल दिया, 112.50 निकाल दिया इसका। मतलब 4,000 का 112.50 क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा, ठीक है। 12.50 निकालोगे ना तो क्या आएगा, मूलधन आएगा, मूलधन वो आएगा, ब्याज आएगा, ठीक है। 12.50 क्या आएगा, ब्याज। ब्याज कितना निकल के आता है, 500 निकल के आता है। 500 को हम 4,000 में जोड़ते हैं। इससे अच्छा है कि 112.50 कर लो, सीधा ही ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है भाई, देखो ये क्वेश्चन है कि रुचि को एक कार्य 22 दिन में पूरा करना था। हालांकि 10 दिन में के दौरान उसने प्रतिदिन 1/30 का भाग पूरा किया। प्रतिदिन कार्य कर रहा है, ठीक है, 1/30, ठीक है। यहाँ 1/30 लिख रखा है। प्रतिदिन 1/30 कार्य किया है। रुचि ने 11वें दिन से प्रतिदिन कितना कार्य करना होगा ताकि कार्य पूरा हो जाए। देखो कार्य पूरा करना है, मतलब कार्य है एक, पूरा कार्य क्या होता है, एक होता है, ठीक है। एक कार्य होता है पूरा, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। देखो ये क्वेश्चन है ना ऑप्शन से होगा। ऑप्शन से कैसे होगा मैं बताता हूँ। देखो रुचि ने 1/3 कार्य किया है पर डे, मतलब 1/30 कार्य किया है पर डे, 3 नहीं 1/30 कार्य पर डे किया है। और उसने 10 दिन तक किया है। उसने 10 दिन तक किया है तो कितना हो जाएगा, 10/30, ठीक है। 10/30 कार्य हो जाएगा, ठीक है। और इसको पूरा करना है, इसको पूरा करना है, इसको पूरा करना है, और यहाँ भी कोई कार्य करना है इसको, ठीक है। 12 दिन तक कार्य करना है, क्योंकि देखो 10 दिन कार्य कर लिया, 22 दिन में पूरा करना है, तो 12 दिन कार्य और करना है ना इसको, तो कार्य पूरा हो जाएगा। कार्य मतलब पूरा एक हो जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ जाती है हमें। तो कार्य इसको पूरा करना है। देखो ऊपर क्या है, दिन, प्रतिदिन ये कुछ भी कार्य कर रहा है, तो हम ऑप्शन उठाते हैं, यहाँ से ऑप्शन उठाते हैं। जैसे मान लो पहला उठाते हैं, मतलब प्रतिदिन 1/19 कार्य करता है, तो 12 दिन में कितना कर लेगा, 12/19। तो 12/19 जब यहाँ पर हम जोड़ देते हैं, 12/19 जब यहाँ जोड़ देते हैं, हम 12/19 लिख के जोड़ते हैं। जब 1/10 को और 12/19 को जब जोड़ेंगे ना तो 1 आना चाहिए। देखो 1 आना चाहिए, 1 नहीं आता तो हमारा गलत है, ठीक है। ये पक्की बात है, यही आंसर आना है। देखो इसको ही मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो कैसे आएगा वो बता देता हूँ। जैसे मान लो इसको पर डे 1/18 काम किया, पर डे 1/18 काम किया, तो इसने 12 दिन में कितना काम किया होगा, 12/18 काम किया होगा। कितनी बात समझ में आ गई ना। तो हम 12/18 यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। 12/18 हमने लिख दिया। मतलब ये जो सिनेरियो हमने तैयार किया है ना, इसका मान, इस पूरे का मान 1 आना चाहिए, ये बात बोली है। तो हम दूसरे पेज में लेते हैं और यहाँ पर लिख के मैं बता देता हूँ। देखो क्या लिखा मैंने, 10/30, ठीक है। उसमें जो कितना काम करना है, 12/18 बराबर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये हमारा है सिस्टम। तो 0 से 0 काट दो, इस साइड से 6 दूनी, अरे यार 6 दूनी 12, 6 × 18, तो यहाँ बचता है 1/3, यहाँ बचता है 2/3। जब इसको जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमने क्या लिया था ऑप्शन का,
ये उठाया था। ठीक है, तो ऑप्शन से क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा और यही तरीका सबसे बेस्ट है। ठीक है, वैसे उलझ जाओगे और पंगे भी मत लेना वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना है तो वर्ग की प्रत्येक भुजा का माप ज्ञात कीजिए यदि x है वो 0 से बड़ा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है देखो मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले हमें वर्ग पता होना चाहिए। वर्ग क्या होता है? एक ऐसा चौकुटा डब्बा होता है। ठीक है, एक ऐसा चौकुटा डब्बा होता है, अरे लिख दे। ठीक है, होता है जिसकी जो भुजाएं होती है वो सेम होती है और जिसका विकर्ण होता है वो होता है 2a, 2 मतलब a√2 और इनकी क्षेत्रफल कितना होता है? इनका क्षेत्रफल होता है मतलब कि एरिया होता है a की स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सीन होता है। ठीक है, अब देखिए अब बात करता हूं मैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। देखो एक वर्ग का क्षेत्रफल है इतना, एक वर्ग का क्षेत्रफल है इतना, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो मतलब यहाँ पर सेम 2 डिजिट है, उनका स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन उठा के करना है, जल्दी हो जाएगा और सबसे बेस्ट तरीका यही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन उठाते मैं ये उठाता हूँ। ठीक है, तो ये 2 भीतर गुणा होगा तो कितना, ये 2 से ये 2 कट जाएगा और यहाँ पर चल जाएगा 2, तो निकल के क्या आएगा भाई? 9x प्लस में 2 निकल के आएगा। तो ये 9x प्लस में 2 लिखा हुआ है, ये अंट पंट कर रखा है, 9x प्लस में 2 है। देखो ये है ए की क्या करनी है हमें? स्क्वायर करनी, तो मतलब इसकी स्क्वायर करते हैं। तो 9 दूनी 18 x स्क्वायर प्लस में 2 दूनी 4 प्लस में 2ab। भाई आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, a प्लस बी की होल स्क्वायर, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये पढ़ा हुआ है ना आपने, ये पढ़ा ही होना चाहिए भाई। ठीक है, यही कर रहा हूं मैं, ए की स्क्वायर प्लस में बी की स्क्वायर प्लस में 2ab कितना होगा? 9 दूनी 18x। क्या ये जो आया है वो इससे मैच खाता है? भाई नहीं खा रहा इससे मैच, ये कुछ भी मैच नहीं खा रहा। ये 18 नहीं भाई 81 आएगा, क्योंकि 9 की स्क्वायर करेंगे तो 81। ये थोड़ा तो मैच खा रहा है, फिर आगे जाके बात डगमगा जाती। तो मतलब ये ऑप्शन उठाते हैं तो ये क्या होगा? इसका गलत आंसर होगा। ठीक है, तो हम दूसरा वाला उठा लेते हैं, ये वाला। ठीक है, ये वाला उठा लेते हैं, ये करके दिखाता हूं मैं। ये क्या लिख रखा है? ये लिख रखा है 2, ऊपर से लिख देता हूँ। ठीक है, 2 ब्रैकेट में 9x/2 प्लस में 2। ठीक है, पहले तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो नीचे वाले से 2 से ये कट जाएगा तो 9x इंटू में और 2 से गुणा हो जाएगा तो 4। ठीक है भाई, ये इससे गुणा होगा तो 9 दूनी 18 कर देगा, पर इसको काट के वापस 9 ले आएगा। फिर ये इससे गुणा होगा तो ये डिजाइन बन के आएगा। अब क्या है? ये ए है, ए मतलब ये भुजा है। ठीक है, ये भुजा है, ये हमने भुजा ही तो मान रखी है, भुजा है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। तो हम भी इसका भी क्या कर देते हैं? हम ए स्क्वायर कर देते हैं। तो 9x प्लस में 4 की स्क्वायर करते हैं तो क्या निकल के आता है? 9 में 9 में 81x स्क्वायर प्लस में 4 चौक 16 प्लस में 2ab, 2 36 72x। ठीक है भाई, 2ab मतलब 2, एक तो 2 लिया हमने, फिर a लिया और b लिया, 9 चौक 36, 36 दूनी 72x, ये आ गया। तो ये देखो, ये हमारा जो है सिस्टम, ये है क्षेत्रफल आया है। और ये देखो ये भी 81 प्लस में 72 प्लस में 16, यहाँ पर हमारे पास है 81, इस मतलब 81 स्क्वायर, फिर ये 72 रहा है, ये 16 रहा है। मतलब कि ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राम और रहीम के पास कुल 1200 रुपए हैं। यदि राम की धनराशि 1/3 रहीम की धनराशि के 2/5 के बराबर है तो रहीम के पास कितनी धनराशि है? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। राम है, राम का 1/3 किसके बराबर है? रहीम। तो RHI लिख देता हूं मैं, RH ही लिख देता हूँ रहीम का। ठीक है, RH का 2/5 के बराबर है, 2/5 के बराबर है। ठीक है, जो देखो ये 5 को इस साइड भेज देते हैं, 3 को इस साइड भेज देते हैं। ठीक है, तो R इंटू 5 मतलब राम इंटू 5 और रहीम इंटू
तीन दूनी छः, आर एच इंटू में छः, ठीक है। अब रहीम को क्या करते हैं हम नीचे उठा के ले आते हैं, ठीक है। रहीम को क्या कर लेते हैं हम नीचे उठा के ले आते हैं, और ये जो 5 है, जो ये 5 है, ये जो 5 है ये इसके नीचे भेज देते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है। तो यहाँ डंडी खींच देते हैं, यहाँ डंडी खींच देते हैं, ठीक है। यहाँ एक तो यहाँ डंडी खींच देते हैं, यहाँ डंडी खींच देते हैं, ठीक है। देखो राम का सामने वाला राम का होता है और रहीम का सामने वाला रहीम का रुपए होते हैं। तो देखो इनको जोड़ लेते हैं, इनका जोड़ कितना आ जाएगा, इनका जोड़ आ जाएगा 11, ठीक है। 11 को इससे काटते हैं, तो 11 को इससे काटेंगे तो कितना जाएगा भाई, 11 एकम 11 भाई, 11 की वैल्यू 1210 रुपए है ना। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 110 रुपए। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110 रुपए, ठीक है। और किसकी पूछी है, रहीम की वैल्यू पूछी है। रहीम कितना है, रहीम के पास कितना है, 5 है। एक की वैल्यू 110 है, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 550, ठीक है। 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 550। बस ये डिजाइन याद होना चाहिए, इनकी वैल्यू निकाल लेना, बाकी तो कुछ भी नहीं है इस सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी व्यक्ति को एक कुर्सी इतने रुपए में बेची, ठीक है। किसी व्यक्ति को एक कुर्सी इतने रुपए में बेचकर 27% का लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, ठीक है। तो देखो भाई, मान लो कि 100 रुपए की कोई कुर्सी थी, उसको 127 रुपए में बेचा गया, तभी तो 27 रुपए का लाभ हुआ। ये 127 इसके बराबर है, ये 127 किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो इसकी 127 के बराबर कितना है, 2, 8, 5, 8 और 77, ये पॉइंट हम नीचे लगा देते हैं, ठीक है। इसके बराबर है। तो एक की वैल्यू निकालनी, फिर 100 की वैल्यू निकालनी। भाई 127 की वैल्यू तो इतनी है, हमें 100 की वैल्यू निकालनी, मतलब क्रय मूल्य की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 2, 8, 5, 8, 7, 7 बटे 100 इंटू में 127। और 100 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, 100 की वैल्यू निकालने के लिए इससे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और जो बाकी बचा है उसको और काटते चले जाएंगे। बाकी किससे कटेगा ये भाई 3 से कट सकता है, 10, 3 से तो नहीं कटेगा ये, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 6, ये 127 से कट सकता है सीधा ही। देखो 127 दूनी, 127 दूनी होता है 256, 127 दूनी होता है 256। तो 256 गए तो कितने बचे, 56 गए तो भाई 11 में 5 गया तो ना, 15 में 6 गया तो 9 और 2, 8, ठीक है। 9, 2, 8, फिर 2 पे जाएगा, ठीक है। ये फिर 2 पे जाएगा, 256, ठीक है। 256 बचेगा 2, 7, और अब की बार कितना ले लेंगे, 7, 2, 7, 7। फिर अब की बार 5 पे जाएगा, इसको पूरा करेंगे ना तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। इसको भाग देना है भाई, अब 727 आया है, तो इसको जब भाग देंगे तो 5 पे जाएगा, फिर जाएगा 1 पे जाएगा, ठीक है। तो भाग देना है, भाग देते रहना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि 16, 83, 22, 44 और 50, 49 का महत्तम समापवर्तक x है, ठीक है। x के अंकों का योग क्या है, मतलब महत्तम निकालना है, मतलब HCF निकालना है, और उसका जो है वो कर देना है, मतलब उनके अंकों का योग निकाल देना है, ठीक है। तो देखो करते हैं हम, 22, 44 रखते हैं अंदर, मतलब उसमें भाग के अंदर बाहर लिख लेते हैं कितना, 1683, ठीक है। 1683। अब इसको भाग देते हैं, 1 पे जाएगा, ठीक है। 1 पे जाएगा तो 1683 नीचे आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 बचेगा, 14 में से 8 गए तो 6 और यहाँ 5, ठीक है। 561 बचा, ठीक है। 561 बचा। अब इसको फिर से ऐसे ही देते हैं ना भाई, अब सभी को आता होगा, HCF तो सिखाने बैठूंगा नहीं। अब क्या करते हैं, इसको इससे भाग देते हैं, फिर ये बचा हुआ वापस इसमें मिला के टेक देते हैं, ऐसे होता है ना। इतना तो याद पता ही होगा आपको यार, ठीक है। अब इसको फर्दर भाग देना पड़ेगा, 561 को इससे भाग देंगे तो ये 3 पे सीधा चल जाएगा, 3 पे चल जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है
नहीं समझ में आ रहा तो देखो मुंह जबानी हो जाता है। 5 दिया कितना हो 15, तो 61 को करेंगे तो 183 आएगा भाई, 36 18 और 1 को करेंगे 3 तो 116 बन जाएगा ना। ऐसे मुंह जबानी होना चाहिए थोड़ा थोड़ा सिस्टम, ठीक है। नहीं जब सवाल नहीं कर पाओगे भाई, बहुत टाइम लगाते हो। तो 561 आ गया इसका रिश्का। अब क्या निकालते, इसका रिश्का निकाल लेंगे, ठीक है। या ये 561 को इससे भाग दे के देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। तो हम क्या निकालते, 22 को इससे कर लेते हैं एक बार, ठीक है। 5 0 4 9 को हम कैसे कर लेते हैं 2244 से, ठीक है। ये 2 पे जाएगा, कितना जाएगा 4 4 8 8, ठीक है। यहाँ बचा 1, 14 में से गए तो 6 और यहाँ 9 में से 4 गए तो 5, ठीक है। तो यहाँ भी कितना आया 561 आया, ठीक है। तो अच्छी अब समझ में आ गया हमें 561 आया, क्योंकि और भी आगे करेंगे ना तो पक्की बात है कट जाएगा, ये कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ भी 561 पे रुका है, यहाँ भी 561 पे ही रुकेगा, पक्की बात है। इतना तो कॉमन सेंस होनी चाहिए, आगे काट के देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको यहाँ टेक के फिर काट के देखो, नहीं, क्योंकि यहाँ 561 आया तो यहाँ 561 आ गया, इसका मतलब यहीं रुक जाओ, आगे कुछ टाइम वेस्ट करना है आपको। अब ठीक है, इसको जोड़ना है, इनके अंकों को जोड़ना है। यहाँ बोला कि इनके अंकों का योग कितना है, देखो 6 5 11 और 1 12, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा ये, ठीक है। ये आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। देखिएगा क्या है क्वेश्चन, देखिए कि एक के वह बड़ी से बड़ी संख्या है। देखो बड़ी से बड़ी संख्या की बात आते के साथ हमारे दिमाग में आ जानी थी HCF की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या है जो इतने इतने और इतने को विभाजित करने पर प्रत्येक से प्राप्त शेषफल बराबर होता है। देखो शेषफल नहीं दिया रखा हो तो हमें नॉर्मली ही HCF निकालना है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेम टू सेम वैसा क्वेश्चन है। के अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, मतलब जो HCF आएगा उसका गुणनफल, जो अंकों का गुणनफल अभी पिछले में जोड़ किया था इसमें गुणा करना है, बस इतनी सी बात है। अब देखो ये है, उस वाले में मैंने सीधा निकाल लिया था, इस वाले में क्या करते हैं वो ये होता है दूसरे में से पहला घटाओ, मतलब बड़े में से छोटा घटाओ, बड़े में से छोटा घटाओ और जो बचता है उनका HCF कर दो, जल्दी होता है वो, ठीक है। वो उसमें टाइम लगता है, इसमें टाइम नहीं लगता है। ज्यादा बड़े अंक हो ना तो फिर ऐसे ही करना चाहिए। तो 4000 कितना है 52, 4752 में से कितना घटा देंगे हम 2996, ठीक है। तो घटाएंगे तो 6 में 12 में से गए तो 6 बचा, ठीक है। और 15 में से 9 गए तो नहीं, 14 में से 9 गए तो 5 बचा, ठीक है। और 16 में से ये गए तो 7 बचा, ठीक है। और ये बचा 1, तो आए 1756, ठीक है। दूसरा भी घटा लेते हैं हम, कितना 68 25, 68 25 में थे 47 52 घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 3, या 12 में से 5 गए तो 7 है, 12 में से 5 गए तो 7 और 7 में से 7 गए तो 0 और 3, 3073। अब इनको HCF में डाल लेते हैं, ठीक है। इनको HCF में डाल लेते हैं और इनका HCF निकाल देते हैं। बाहर तो आएगा कितना ये और भीतर आएगा ये, तो 17 दूनी 34, 2 पे तो जाएगा नहीं, जाएगा 1 पे ही, ठीक है। तो 17 आ जाएगा बस 56, 13 में से 6 गए तो कितना बचता है भाई 4 और 3 7, ठीक है। 6 का 1 बचेगा, 10 में से 3 और 1, ठीक है। 1317, ठीक है 1317। अब इसको फिर से 1756 से भाग दे के देखते हैं, ये भी जाएगा 1 पे जाएगा, तो 1 3 1 7, ठीक है। 1 3 1 7 बचेगा कितना भाई, यहाँ बचेगा 3 और 6 9, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 4 में से 1 गया तो 3 आएगा, और 4 में से 1 गया 3 आएगा, ठीक है। और 7 में से गया तो 4 आएगा, ठीक है। बस ये आएगा। फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से अंदर लेना पड़ेगा भाई। यहाँ लिख देता हूँ मैं 1317 को, तो अंदर ले लेता हूँ मैं अब की बार, और बाहर लिख देता हूँ 4 3 9, और ये मुझे लग रहा है ये सीधा कट देगा 4 तिया 12 पे, और 9 तिया मतलब 4 तिया 12 9 तिया 27, ये भाई 3 पे सीधा जा रहा है, ये कट गया पूरा 3 पे, ठीक है। ये 3 पे पूरा पूरा कट गया, मतलब हमारा एलसीएम कितना आ गया ना, HCF कितना आ गया भाई, ये आ गया 4 3 9। अब इनको गुणा कर लो, मतलब 4 और 3 को गुणा करेंगे तो 4 तिया 12
12 निम्न कितना होता है 108, तो 108 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका सबसे आसान है, उसमें भी ये लगा सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, पर वो वैसे ही सिंपल सोल्व था, वो ऐसे सोल्व हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्या बोल रहा है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है एक लड़का किसी वर्गाकार मैदान की विकर्ण पर 36 सेकंड में पार कर लेता विकर्ण को। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई बहुत अच्छी बात कर ली है, वर्गाकार की बात चल रही है। वर्ग, एक बार वर्ग से मिलवा देता हूं आपको मैं। वर्ग क्या होता है, वर्ग एक ऐसा डब्बा होता है जिसकी, अभी आया था ना क्वेश्चन, एक ऐसा डब्बा होता है वर्ग जिसकी भुजाएं समान होती है, मतलब ये ए है और ये भी ए ही रहेगी। ठीक है, और इसका विकर्ण होता है ऐसे, मान लो एकदम सीधी रेखा है। और विकर्ण क्या होता है, विकर्ण मैंने बताया था, विकर्ण होता है a√2। ठीक है, a√2। ठीक है, ये होता है इसका विकर्ण। इतनी सी बात समझ में आ गई। बोल रहा है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और इतने सेकंड में विकर्ण को पार कर लेता है। मतलब इसका विकर्ण निकाल लें हम, पहले विकर्ण निकाल लें। तो विकर्ण हम निकालेंगे तो क्या बोल रहा है, पहले विकर्ण की लंबाई निकाल लेते भाई। किलोमीटर प्रति घंटा, इसको पहले किलोमीटर प्रति घंटा को उसमें बदल देते मीटर पर सेकंड में। ठीक है, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब कितनी सेकंड, ये आगे मीटर पर सेकंड, इसको गुणा कर लो, 520/18 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो कितनी देर चला है, 36 सेकंड चला है, तो इसको 36 से गुणा कर देते हैं। तो 18 दूनी 36, 520, 20 दूनी 40, मतलब ये 40 मीटर लंबाई है। ये विकर्ण जो है वो कितना है, 40 मीटर है। देखो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, एरिया का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, a²। ठीक है, a² होता है, मतलब हमें a निकालना है। विकर्ण कितना होगा, 40 मीटर हो गया। और विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, a√2, मतलब कि a√2 कितना है, 40 है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 40/√2, 40/√2। a की वैल्यू 40/√2 आ गई ना। और हमारे क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, a², मतलब 40√2 को 2 बार लिख दिया हम, 40/√2 इंटू में 40/√2। ठीक है, जब इसको सोल्व करने लगेंगे हम तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1600। ठीक है, नीचे √2 2 होते हैं ना, तो क्या बन जाता है, एक ही 2 बन जाता है। तो इसको काटेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 800। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1600 को भाई 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 800। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 800 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आसान था, कुछ भी नहीं था इसमें, समझने की बात थी। कहाँ गया, हाँ ये रहा। देखो ये इंग्लिश में आ गया है, कोई बात नहीं, मुझे भी इंग्लिश नहीं आती, पर मैं समझा दूंगा आपको, टेंशन मत लेना। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। देखो देखो मैं हिंदी में बता देता हूँ आपको। द लेंथ ऑफ पेयर ऑफ पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कैसा होता है, देखो मैं एक बार ट्रेपेजियम से मिलवा देता हूँ, जिसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, एक ऐसा डिजाइन होता है पैरेललोग्राम की, जिसकी ऊपर की भुजा छोटी होती है, नीचे की भुजा क्या होती है, लंबी होती है। ठीक है, जिसमें भुजा दे रखी है, एक भुजा तो 18 है, एक है 15। ठीक है, पैरेललोग्राम के बीच का डिस्टेंस, मतलब जिनकी हाइट है ना, ये दे रखी कितनी, 12। हाइट कितनी दे रखी, 12, ये दे रखी है 15। ठीक है, और ये दे रखी है 18, मतलब ये लंबाई 18 दे रखी है, और मतलब सब कुछ दे रखा है इसमें। और क्या पूछा है, एरिया पूछा है। तो इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है ये। जो एरिया होता है ना, वो क्या होता है, दोनों साइडों की भुजा ना 1/2 इंटू में 1/2 इंटू में दोनों साइडों की भुजा का जोड़ इंटू में हाइट। ठीक है, ये इसके फॉर्मूला होता है एरिया का। याद कर लो, सीधा आता है और सीधा पूछ लिया जाता है। इसके अलावा कुछ भी तिगड़मबाजी करने की जरूरत नहीं है, ये शॉर्टकट है, जो भी है यही है, आपको फॉर्मूला मिलेगा और आसान सा फॉर्मूला, कुछ हार्ड भी नहीं है। ठीक है, ये 1/2 लिख लिया। हम दोनों साइडों की भुजा का जोड़ करेंगे तो दोनों साइडों की भुजा जोड़ करेंगे कितना आएगा भाई, 18 और 15 को जोड़ेंगे तो 15 दूनी 30 और 3 33 इंटू में 33 इंटू में हाइट कितनी दे रखी है, 12। ठीक है, 12, इसको इससे काट देंगे, 6 पे कट जाएगा। 33 को 6 से करेंगे तो 6 18 का 8 0 1 6 18 1 19। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो बस फॉर्मूले बेस था, कुछ भी नहीं था, जब तभी मैंने ले लिया। नहीं कुछ वो समझने वाली बात होती है तो मैं हटा देता, इसको इंग्लिश में नहीं देता। ठीक है, चलो ये बात करते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखो मैं बताता हूँ। दिए गए विकल्प को लगभग निकटतम मान बताना है
और जो पर्सनवाचक है इसकी जगह आंसर बताना है। देखो निकटतम मान की बात करें तो हम भी निकटतम ही लेके चलेंगे इसको, ठीक है, हम भी क्या लेके चलेंगे, निकटतम ही लेके चलेंगे। देखो इसको मान लो सीधा, देखो इसको मान लो सीधा 6, हमने लिख लिया 6, 6 माइनस में इसको देखो ये 15.95 है तो मतलब 16 के पास है, ये 16 है और ये 4 है। देखो 4.95 तो 4 के आसपास ही है ना, तो 16/4, तो 16/4 को इसके बीच में कितना यानी किसका निशान है, भाग का निशान है, तो कितना है 16/4, ठीक है। फिर है प्लस का निशान, फिर है प्लस का निशान, और ये है 2.99, तो हम इसको मान लेते 3 इंटू में, इंटू में ये कितना है भाई 7 के कति पास है, 0.4 के क्या मतलब 7 ही है ना, तो ये लिख लिया हमने 7। तो हम भी जब ये निकटतम बोल रहे हैं तो हम भी इसको निकटतम में ही सोल्व कर लेंगे, मतलब राउंड ऑफ करके सोल्व कर लेंगे। देखो यहाँ 6 आया, माइनस में जब इसको काटेंगे तो ये कितने पे कट जाएगा, 4 पे, प्लस में कितना 7 या 21, ठीक है। देखो 6 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 2 प्लस में 21, ठीक है, और 2 प्लस में 21 कितना होता है 23। तो इस क्वेश्चन का आंसर किसके राउंड ऑफ में आएगा 23। और यहाँ पर देखो यहाँ कुछ आसपास में आंसर भी नहीं है, जैसे 22 भी नहीं है, सीधा 13 है, 30 है, 18 है, मतलब बहुत बहुत दूर दूर है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ज्यादा माथा पचाई की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये आसानी से सोल्व हो जाएगा। एक बार आंसर जब ऐसा क्वेश्चन कभी राउंड ऑफ में हो तो उसका एक बार ये ऑप्शन जरूर चेक कर लेना, ये पास पास है ना तो फिर राउंड ऑफ लेने में भी थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो पास नहीं है तो थोड़ा बहुत चल जाएगा आराम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक निश्चित काम को करने में ए बी सी की क्षमता का अनुपात है इतना इतना इतना, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि भाई ए बी सी इतनी इतनी क्षमता में करते, एक साथ काम करते हुए वो इस काम को कितने दिन में पूरा कर देते हैं, 15 दिन में पूरा कर देते हैं। मतलब एक तो ए जो है वो तीन काम करता है, मतलब 1 घंटे में 3 काम करता है, या मान लो 1 दिन में 3 काम करता है, ठीक है, 1 दिन में 3 काम करता है। बी है वो 5 करता है और सी है वो 8 करता है। टोटल मिला के कितने काम करते हैं, 16 काम करते हैं, ठीक है, 16 काम करते हैं 1 दिन में। और इन ये काम करने में पूरा काम करने में कितने दिन लेते हैं, 15 दिन लेते हैं, मतलब कि 15 दिन लेते हैं, ठीक है। 1 दिन में सारे मिलके 16 काम करते हैं और ये 15 दिन तक करते हैं 16 करके। तो ये हो गया हमारा टोटल वर्क, ये हो गया क्या हमारा टोटल वर्क हो गया। यदि केवल ए और बी एक साथ 12 दिन तक काम करते हैं, बाद में काम छोड़ देते हैं, मतलब कि इस काम में से 12 दिन तक ए और बी ने काम किया, तो इनको गुणा कर लेते हैं भाई। गुणा करेंगे तो 225, 15 जोड़ेंगे 240, ठीक है। जब 16 और 15 को जोड़ेंगे ना, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 240। देखो ये आपकी खुद की है, गुणा करना तो कितनी तेज कर पाते हो आप, ठीक है। 240 टोटल काम है, 240 काम में से ए और बी ने 12 दिन तक किया। ए और बी की वैल्यू कितनी है, ये ए तो 3 काम करता है 1 दिन में, ये 5 करता है, तो 1 दिन में कितना काम करते हैं दोनों, 8 काम करते हैं, और 12 दिन तक करते हैं, तो 12 8 कितना होता है 96 होता है। तो 240 काम में से 96 काम तो किसने कर दिया, 12 दिन में ए और बी ने कर दिया। तो कितना काम बच गया भाई, कितना बच गया 4 और 4, 144 काम और बच गया, ठीक है, 144 काम और बच गया। 240 में से 96 गया तो कितना बच गया, मैं ढंग से लिख देता हूं, 144 काम बच गया। अब क्या कह रहा है, शेष काम को सी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, मतलब शेष काम कितना है 144 काम है, तो सी कितने दिन में करेगा। सी 1 दिन में कितना काम करता है भाई, सी यहाँ पर देखो 1 दिन में कितना काम करता है, 8 काम करता है। 144 काम करने में कितने दिन लेगा, बटे में 8, तो 8 एकम 8 8 दूनी 16 तो फालतू गए, 8 एकम 8 और 8 8 64, तो कितने दिन में काम कर देगा, 18 दिन में ये जो सी है ये काम को खत्म कर देगा, ठीक है। तो समझ में आया ना आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें टिक भी लग रही है, लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूँ क्योंकि समझाना जरूरी है। ऑप्शन तो उत्तर से थोड़ी ना पता चलेगा भाई कैसे करना है, ये समझाने का तरीका भी तो होता है ना कुछ। तो चलिए बात करते हैं ये कि 10 और 22 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का माध्य कितना होगा। देखिए मैं बात करता हूँ माध्य की। माध्य मैंने बता रखा है, माध्य क्या होता है, जैसे मान लो 1 5 8 6 7 ये कुछ संख्याएं दे रखी है, तो माध्य क्या होता है, इन सभी को जोड़ो और 1 2 3 4 5 संख्या है, जैसे मान लो इनका जोड़ आ जाता है, मान लो 25 जोड़ आ जाता है इनका, ठीक है, इन सभी संख्या को जोड़ आ जाए 25,
और ये संख्या कितनी है 5 है, तो 5 इनके नीचे रखो और काट दो इसको, तो जो जो बच के जो आंसर आया ना वो इसका क्या होता है, माध्य होता है। तो अब इसमें जो पूछा गया है वो बताते, अभाज्य संख्या बताइए, बतानी है 10 से 22 के बीच में। तो चलिए 10 से 22 के बीच में अभाज्य संख्या की कौन कौन सी होती है, पहले तो होती है 10 के बाद होती है 11, ठीक है, फिर होती है 13, फिर होती है 13, 14, 15, 16, 17, फिर होती है 19, ठीक है, फिर होती है 20, 21, 22, अब नहीं होती क्योंकि 22 के बाद हमें नहीं देखनी। तो ये अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, इनको जोड़ो, बटे में कितने करो, संख्या कितनी है ये 4 है, तो इनके बटे में कितना करना है, हमें 4 करना है, तो इनको जोड़ देंगे तो 15 दूनी 30 और 19 और 30, 30, 30, 60, 60 बटे 4 आ गया। इनको काटेंगे कितने पे कट जाएगा, 15 पे कट जाएगा, ठीक है, तो 15 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। इनको जोड़ो और बटे में 4 करो, क्योंकि 4 ही संख्या आई है हमारे पास अभाज्य, तो 4 से भाग दे दो, 15 इसका क्या हो जाएगा माध्य, ठीक है, माध्य ऐसे निकलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, ब्रैकेट वाइज सोल्व करते चलते हैं। पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, 9 साथी कितना आएगा भाई 63, ठीक है, प्लस में ओहो इसके ऊपर लिख दिया गया 9 साथी 63, ठीक है, प्लस में 8 या 24, प्लस में 3, ठीक है, ये तो इस ब्रैकेट का सीन होगा, ठीक है। इनको सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 63, ये 6 8 कितना होगा भाई 88 ना 80, 80 और 90, इन सभी का जोड़ कितना होगा 90, ठीक है, इन सभी का जोड़ कितना होगा 90। और ये क्या है बटे में, मतलब जो भी संख्या आएगी जब इसको सोल्व करके लेके आएंगे तो इसके बटे में रखना है। हम ये डंडी खींच लेते हैं, अब इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 9 चौक 36, प्लस में इसको भाग देंगे तो 8 नहीं 72 9, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 45, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 45, ये 45 इसके नीचे रखना है हमें, तो 90 बटे 45 इसको काटेंगे तो कितने पे कट जाएगा 2 पे कट जाएगा, बस यही आंसर था इसका। देखो ब्रैकेट सोल्व करने पहले, फिर इस पूरे ब्रैकेट को एक बार सोल्व करना, फिर भाग देना है। देखो ब्रैकेट के हिसाब से चलेगा, ठीक है, गलत मत करना कभी भी। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। आपको कैसी लगी क्लास मुझे चैट बॉक्स में बताना जरूर, और क्वेश्चन कैसे थे, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन थे, अच्छे अच्छे थे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो मतलब अच्छे लेवल के थे, कुछ आसान भी थे। वीडियो कैसी लगी बताना मुझे चैट बॉक्स में। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।